नमस्कार दोस्तों, परमा एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे आप सभी भाई बहनों का स्वागत करते हैं। आज आप लोगों की मांग के तौर पे संस्कृत शिक्षण की मैराथन चलाई जा रही है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं टेट और सी टेट की दृष्टि से। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं अपने पहले टॉपिक से। लेकिन आगे बढ़ने से पहले बता दें कि जो भाई बहन हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो परमा एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ क्या करिए, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, ताकि लाइव आने पर आप लोगों के पास एक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुपों में, और सभी लोग कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। और बीच बीच में हम लोग क्या करेंगे, प्रश्नों को सोल्व करने का सिलसिला भी जारी रखेंगे। हर 2 टॉपिक्स के बाद एक प्रश्न रखा जाएगा, ताकि आप लोग को जो प्रश्न को सॉल्व करने का क्रम बरकरार रहे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले टॉपिक से। देख लेते हैं पहला टॉपिक क्या करा। देखिए पहला टॉपिक हमारा ये संस्कृत भाषा या शिक्षणम, यानी संस्कृत भाषा का शिक्षण क्या है। तो पहला यहाँ पे देखिए परिभाषा हमारा ये है कि किसी भाषा का अध्ययन करने से पहले जानना आवश्यक है कि शिक्षण है क्या। किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले हमें उसके बारे में जानना बहुत ही आवश्यक होता है। तो चलिए देख लेते हैं है क्या ये। शिक्षण पदस्य अर्थम, यानी शिक्षण पद का अर्थ क्या है। तो पहला यहाँ पे हमारा ये करा है, संस्कृत के शिक्ष धातु में ल्यूट प्रत्यय का प्रयोग करने पर शिक्षणम पद बनता है, जिसका अर्थ होता है सीखना या सिखाना। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि संस्कृत जो यहाँ पे शिक्ष धातु में ल्यूट प्रत्यय लगता है, ल्यूट प्रत्यय लगता है तो वो क्या होता है, शिक्षण पद बनता है, और इसका अर्थ जो होता है सीखना या सिखाना। तो यहाँ पे देखिए नोट हमारा यहाँ पे क्या कह रहा है कि शिक्षण देश काल वातावरण के अनुसार बदलता रहता है। इसमें हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। 3 भागों को विभाजित करने का मतलब ये है कि राजतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक और हस्तपरक शिक्षा प्रणाली। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे अगला टॉपिक हमारा यहाँ पे क्या है। सभी लोग नोट बनाते चलिए, क्योंकि नोट बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे देखिए हर प्रश्न को जानना और उसके विषय में हर चर्चा करना बहुत ही अच्छा है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे शिक्षण की प्रक्रिया, यानी किस काल में कैसा बदलते रहा है, उसके अनुरूप हम लोग बात करेंगे। तो पहला हमारा यहाँ की राजतंत्रात्मकम शिक्षण प्रणाली, यानी इसका मतलब ये है कि राज शिक्षण प्रणाली के अंतर्गत क्या आता था। इसमें देखिए कि इसके केंद्र बिंदु में जो होता था, राजतंत्रात्मक शिक्षण प्रणाली के अंतर्गत केंद्र बिंदु में शिक्षक होता था। इसमें छात्र को पूछने का कोई भी प्रश्न अधिकार नहीं था। यहाँ पे जो शिक्षक होता था वो अपने वाणियों के द्वारा बालकों के व्यवहार में परिवर्तन लाता था। इसका मतलब ये है कि जैसा कि इस अर्थ से भी हम समझ सकते हैं कि स्पष्ट है कि राजा प्रशासन किस प्रकार से अपने शासन के अनुकूल संपूर्ण प्रजा को रखना चाहता था, उसके अनुसार रखा जाता था। इसमें केवल राजाओं महाराजाओं के पुत्र ही केवल शिक्षा ग्रहण कर सकते थे राज शिक्षक प्रणाली में। तो अगला हमारा ये टॉपिक है लोकतंत्रात्मक शिक्षा प्रणाली। देखिए लोकतंत्रात्मक प्रणाली का मतलब ये है कि यह शिक्षा प्रणाली मानवीय मूल्यों पर आधारित होता है। इसके केंद्र में कौन होता है, बालक होता है, जो स्वतंत्र रूप से कार्य करता है। इसमें शिक्षक और छात्र का सहभागितापूर्ण परस्पर रहता है। और यहाँ पे देखिए तीसरा हमारा है हस्तपरक शिक्षण प्रणाली। हस्तपरक शिक्षण प्रणाली जो होता है, इसमें शिक्षक छात्र से मित्रवत व्यवहार करता है। छात्र के द्वारा पूछे गए प्रश्नों का अध्यापक उत्तर देता है और इसकी समस्याओं को समाधान करता हुआ चलता है। किंतु अध्यापक शिक्षक के जो छात्र होता है, इसमें परस्पर यहाँ पे संवाद नहीं होता था। मतलब ये है कि दूर से ही आप शिक्षा को ग्रहण कर सकते हैं, जिस प्रकार से इसमें चल रहा है। बालक बिना दबाव के सीखता है स्वतंत्र रूप से। तो इसमें देखिए हम लोग किस प्रकार से सीखते हैं। देखिए यहाँ पे शिक्षण जो होती है, प्रक्रिया जो होती है, देश काल और वातावरण के अनुसार ये प्रक्रिया बदलती रहती है। आने वाली पद्धति, आने वाली जो हमारी समय है, उसमें भी हो सकता है लोकतंत्रात्मक और हस्तपरक शिक्षा प्रणाली को छोड़कर कोई अलग शिक्षण प्रणाली चलाई जाएगी। तो वो आगे वाली भविष्य की बात है, लेकिन इस समय हमारी लोकतंत्रात्मक और हस्तपरक शिक्षण प्रणाली चल रही है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे अगले टॉपिक्स पे देख लेते हैं। सभी लोग लाइक कर दीजिए, जितने लोग हैं कम से कम लाइक कर दीजिए। आप लोगों की मांग के अनुसार यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप लोगों की मांग के अनुसार चलाई जा रही है यहाँ पे संस्कृत शिक्षण की, क्योंकि संस्कृत शिक्षण बहुत ही अच्छा प्रश्न यहाँ से बनता है 15 नंबर का। तो चलिए देख लेते हैं भाषाया शिक्षणम, यानी भाषा शिक्षण, यानी भाषा का अध्ययन। अब बात करेंगे यहाँ पे अध्ययन किस प्रकार से किया जा सकता है। अध्ययन देखिए, अध्ययन जो होता है संस्कृत में 2 प्रकार से किया जा सकता है, चाहे हिंदी हो चाहे संस्कृत। इन दोनों में 2 प्रकार से शिक्षण अध्ययन किया जा सकता है। पहला है अनौपचारिक। अनौपचारिक में क्या होता है, अर्जन होता है। अर्जन का मतलब ये है कि स्वतः ही क्या होता है, स्वतः ही आप ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। जो ये अर्जन होता है ये जन्मजात होता है। याद रखिएगा, जो अनौपचारिक में अर्जन क्रिया होती है ये स्वतः ही हो जाती है, जन्मजात होती है, बिना किसी उद्देश्य की। बिना किसी उद्देश्य का मतलब ये है कि आप कहीं जा रहे हैं और आपके सामने कोई घटना घटित हो गई, आप उस पर क्या किए, विचार बिना किए, बिना किसी दबाव के वो सीख लिए। जैसे क्या है कि आप जा रहे हैं मार्केट में जाते हुए आप एक रास्ते पे बोर्ड पे लिखा हुआ है कि आगे क्या है, जाने से दुर्घटना हो सकती है। तो आपके पास ये क्या हुआ, अर्जन हो गया। लेकिन अगर फिर अनौपचारिक देखिए, अनौपचारिक में अधिगम होता है।
अधिगम मतलब तो सीखना, मतलब ये है कि अगर आपके समझ से कोई गुजरेगा तो आप कह देंगे कि देखिए ये रास्ते पर मत जाइए, आगे दुर्घटना हो सकती है, रास्ता सही नहीं है। तो ये अर्जन हो गया, यानी स्वतः ही आप सीख लिए बिना किसी दबाव के। अब जो दूसरा हमारा यहाँ पे है औपचारिक शिक्षण, यहाँ पे देखिए औपचारिक अधिगमनम, इसका मतलब ये है कि आप क्या होता है कि आप किसी निश्चित समय, निश्चित उद्देश्य, पाठ्यक्रम और किसी शिक्षक के द्वारा सीखते हैं। उद्दीपन के द्वारा होता है, उद्दीपन का मतलब ये है कि किसी वस्तु, किसी चीज या फिर किसी शिक्षक के द्वारा आप सीखते हैं। इसमें स्थान समय निर्धारित होता है, यानी आपको इतने समय से इतने समय तक पढ़ना है। इसमें हर चीज औपचारिक में निर्धारित होती है। जो औपचारिक होती है इसमें अधिगम होता है, यानी आप सीखने का प्रयास करते हैं, और यहाँ पे जो अर्जन होता है इसमें आप स्वतः ही सीख लेते हैं। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पे औपचारिक अर्जनम। औपचारिक अर्जनम का मतलब है औपचारिक शिक्षण। इसका मतलब क्या है देख लेते हैं। यह जन्मजात, यानी जन्म से मृत्यु तक प्रक्रिया चलती रहती है। अर्जन की प्रक्रिया जो होती है जन्म से मृत्यु तक चलती रहती है। इसमें व्यक्ति बिना किसी उद्देश्य स्थान, व्यक्ति के स्थान या यहाँ पे अर्जन करता है। मतलब ये है कि आप स्वतः ही किसी वस्तु को देख कर क्या करते हैं, सीख लेते हैं। अब चलिए प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि हर टॉपिक्स के बाद, हर 2-3 टॉपिक्स के बाद आप प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, ताकि आप लोगों को भी उब न जाए प्रश्नों से। यहाँ पे देखिए पहला हमारा यहाँ पे प्रश्न क्या कर रहा है, चलिए देख लेते हैं। अगर प्रश्न करने के लिए तैयार हैं तो एक बार क्या करिए, यस करिए। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए हमारा ये करा है उपचारात्मक शिक्षण मन्यतम, मतलब उपचारात्मक शिक्षण है। पहला यहाँ पे करा है निदनाम, यहाँ पे करा है निदनाम अधिगमनात्मक रिक्त संज्ञानात्मक च, और दूसरा ये करा है कि मेधावी छात्रम यहाँ पे उद्देश्य शिक्षणम, और तीसरा करा है कि प्रदत्त पाठ्यक्रमोत्तर शिक्षणम, और चौथा करा है कि रिक्त शिक्षणम। मतलब ये है कि आप क्या करेंगे, देखिए उपचारात्मक शिक्षण में क्या मानते हैं। पहला यहाँ पे क्या है, निदनात्मक अधिगम रिक्त स्थान, मतलब ये है कि निदान और अधिगमनात्मक रिक्ति स्थान उपचारात्मक शिक्षण माना जाता है। दूसरा मेधावी छात्रों के लिए उद्देश्य ये उपचारात्मक शिक्षण है। और यहाँ पे देखिए मेधावी छात्र से मतलब ये जो पढ़ने में सही है उनके लिए उपचारात्मक शिक्षण होता है। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे प्रदत्त पाठ्यक्रमों, यानी पाठ्यक्रम के अनुसार आप शिक्षण देंगे। और यहाँ पे चौथा करा है कि अतिरिक्त शिक्षण, मतलब जो बालक पढ़ने के लिए, पढ़ने में अक्षम है उनके लिए अतिरिक्त शिक्षण का व्यवस्था करेंगे। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, देखिए राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे पहले के साथ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है हमारा कि निदान और अधिगमनात्मक रिक्त संज्ञान, यानी जो आपकी कठिनाई है उसको दूर करने के लिए अधिगम, यहाँ पे निदान का प्रयोग करते हैं, जो संज्ञान यानी सीखने में आपके बहुत ही लाभदायक होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर जाएगा, यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। जिनका जिनका पहला आया है उनका सही है। आगे बढ़ते हैं, दूसरे प्रश्न पे देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न यहाँ पे क्या करा है। दूसरा प्रश्न देखिए ये करा है कि निम्नलिखित, यहाँ पे करा है निम्नलिखितेषु किम मूल्यम समाविष्टिम कक्षा समृद्ध न अस्ति। और यहाँ पे देखिए करा है हमारा कि निम्नलिखित मूल्यों में यहाँ पे करा है कि क्या सही है, समृद्ध नहीं है। तो पहला यहाँ पे करा है सहानुभूति, परस्परम सहायम, और यहाँ पे तीसरा करा है कि सहयोगम, और चौथा करा है कि सहानुभूति। तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा क्या होगा, जल्दी से बताइए कि राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा हमारा। देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। इसका राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे पहले के साथ चाहिए, यानी छात्रों के साथ क्या करना चाहिए, सहानुभूति नहीं रखनी चाहिए, सभी को एक नजरिए से परस्पर यहाँ पे सहायन, यानी सभी का सहायता करनी चाहिए, सहयोग, सबकी सहयोग करना चाहिए, सहयोग के साथ सिखाने का, और यहाँ पे समानुभूति, यानी सभी को एक समान रखना चाहिए। सहानुभूति हमें नहीं रखनी चाहिए, हो सकता है आप व्यक्तिगत भी रख सकते हैं सहानुभूति, और यहाँ पे सभी के साथ। इसमें क्या होता है, बालक क्या करेगा, अगर आप बालक के साथ अगर दोस्त का रवैया अधिक से ज़्यादा यहाँ पे अपनाएंगे तो इसमें बालक जो होता है आपसे सीखने का प्रयास न करके आपसे मनोरंजन का कार्य करेगा। तो यहाँ पे देखिए राइट आंसर जाएगा पहले के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अब अपने टॉपिक्स पे देख लेते हैं। टॉपिक्स हमारा यहाँ पे क्या करा, देखिए औपचारिक अधिगम, मतलब ये है कि औपचारिक अधिगम है। देखिए पहला यहाँ पे क्या रहा है टॉपिक्स में हमारा कि जो निश्चित उद्देश्य तथा निश्चित स्थान, वातावरण, पाठ्यपुस्तक तथा अध्यापक के द्वारा किया गया अध्ययन ही अधिगम या औपचारिक कहलाता है। मतलब ये है कि जो अधिगम में होता है सीखने, अधिगम में होता है सीखना, औपचारिक में होता है जो आपके समझ किसी उद्देश्य के लिए हो। मतलब इसमें क्या होता है, जब आप औपचारिक शिक्षण का प्रयोग करते हैं तो उसमें आपका स्थान निश्चित होता है, वातावरण निश्चित होता है, समय निश्चित होता है, पाठ्यपुस्तक होता है और शिक्षक होता है, उसके द्वारा आप शिक्षण ग्रहण करते हैं। इन टॉपिक्स में याद रखिए। अनौपचारिक, औपचारिक, इसमें से आप लोगों को 1 नंबर मिलेंगे। अब बात करेंगे विचारक। विचारक में क्या है देख लेते हैं, किनका किनका विचार है। तो नाम चोम्स्की महोदय, यहाँ पे देखिए आप लोगों को 1 नंबर मिलेगा, चाहे कोई भी प्रश्न आ जाए संस्कृत और आपका हिंदी में, तो नाम चोम्स्की किसी भी में दिया है तो नाम चोम्स्की आपका सही होगा। देखिए यहाँ पे भाषा अर्जित करने की बालक में जन्मजात क्षमता होती है, उनने भाषा अर्जन में सहजवादी सिद्धांत को स्वीकारा है। मतलब नाम चोम्स्की ने भाषा अर्जन को सहजवादी सिद्धांत को स्वीकारा है। नाम चोम्स्की महोदय कहते हैं कि प्रत्येक बालक भाषा ग्रहण, यहाँ पे देखिए भाषा ग्रहण के साथ जन्म लेता है,
यह कहते हैं कि बालक में जन्मजात जैविक क्षमता के रूप में निहित होता है, उसके माता पिता से गुण स्वतः ही आते हैं, यानी जो भाषा सीखने का क्रम है उनके माता पिता से आते हैं, ये जन्मजात होता है। तो ये नाम चोम्स्की महोदय कथा विचारक में थे, तो ये यहाँ से आप लोगों को 1 नंबर मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे भाषा यानी भाषा है, भाषा क्या है चलिए देख लेते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक से। भाषा क्या है, तो यहाँ पे देखिए हमारा यहाँ पे सिंबल लगा है कि भाषा सहज होती है, सरल होती है। भाषा जो होती है, कोई भी भाषा हो, आप उस वातावरण में तो बहुत ही सहजता के साथ, सरल के साथ सीख लेते हैं। अगर आपकी भाषा कोई दूसरी है तो वहाँ पे जाएंगे तो आप सीखने में कठिनाई वहाँ पे उत्पन्न करेंगे, यानी सीख नहीं सकते हैं। तो इसमें देखिए बालक अपने परिवार के साथ बोलते बोलते अति सहज से सीखता है। बालक यहाँ पे अतः भाषा सहज होती है, जैसा कि प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक अब्राहम नाम चोम्स्की ने भाषा अर्जन में सहजतावादी सिद्धांत को स्वीकारा है। तो याद रखिएगा, अगर भाषा अर्जन का कहीं भी दिया हो तो कोई भी मनोवैज्ञानिक हो, अगर उसमें नाम चोम्स्की महोदय हैं तो समझ लीजिए वो आपका ऑप्शन सही होगा। अब बात करेंगे संस्कृत भाषाया अर्थम, मतलब संस्कृत भाषा का अर्थ क्या है। तो यहाँ पे देखिए भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु अंग प्रत्यय लगने से तथा ताप प्रत्यय लगकर इस बना है, जिसका अर्थ होता है भाषा व्यक्ति याम वाची, मतलब ये कि भाषा व्यक्त करने की वाणी। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक ट्रिक बना हुआ है कि मतलब ये आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भाष धन अंग प्लस ताप, यानी ये देखिए स्त्रीलिंग है, याद रखिएगा स्त्रीलिंग है भाषा जो होता है आपका स्त्रीलिंग है। तो इसे बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं, ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है। यहाँ पे देख लेते हैं क्या कह रहा है हमारा कि भाष्यते व्यक्तिवांग रूपेण अभिव्यंजते इति भाषा, मतलब ये है कि भाषा अपने भावों विचारों अनुभवों के द्वारा व्यक्त करने की एक भाषा कहलाती है। तो इसके अंतर्गत क्या है, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि अपने भावों विचारों अनुभवों के द्वारा व्यक्त करना ही भाषा कहलाती है। अब देखिए विचार क्या है और भाव क्या है, इन सभी को व्यक्त करने का एक माध्यम होता है किसी के समस्त। तो यहाँ पे देखिए हमारा यहाँ पे एक थोड़ा सा यहाँ पे ट्रिक बना है, कि ट्रिक नहीं है ये, उसका उदाहरण रखा गया है कि मनुष्य अपने वाणियों को इसी प्रकार व्यक्त करता है दूसरे के समस्त अपनी भावनाओं को प्रकट करने के लिए। भाषा विचार और क्या करता है, दूसरे अनुभवों को दूसरे के समस्त रखता है अपने भाषा के माध्यम से, तो वो इसी प्रकार से प्रकट करता है अपने भावनाओं को रखने का। अब देखिए परिभाषा यानी परिभाषा क्या है, भाषा के संबंध में कहा गया है कि भाषा निरंतर संबोधन एवं परिश्रम के द्वारा चलती जाती है। यह पुराने होने पर, नवीनकालीन होने पर, वृद्ध होने पर लगती है। इसका मतलब ये है कि आप लोगों को बताया जा रहा है कि पुरानी का मतलब ये है कि नवीन का मतलब पुरानी का मतलब है नवीन, यहाँ पे कालातीत का मतलब है पौड़, याद रखिएगा पौड़ होता है, और वृद्ध का मतलब है नवयुक्ति, मतलब जितना पुराना होता है उतना नया होता चला जाता है युग के अनुसार। तो आगे बढ़ते हैं, अपने टॉपिक्स पे देख लेते हैं। टॉपिक्स हमारे यहाँ पे देखिए प्रश्न आ गया है, प्रश्न देख लेते हैं क्या कह रहा है हमारा कि परीक्षा आधारित अधिगम, यानी परीक्षा आधारित अधिगम क्या है। तो इसका उत्तर आप लोग जल्दी से फटाक से बताइए कि परीक्षा आधारित अधिगम यानी परीक्षा आधारित अधिगम यानी सीखने के नियम। यहाँ पे देखिए सीखने के नियम है, पहला यहाँ परीक्षा में होता है सीखने के नियम होता है। आधारित अधिगम यानी यहाँ पे सीखने के नियम क्या है, पहला यहाँ पे कह रहा है कि देखिए यहाँ पे कह रहा है हमारा कि तीसरा हमारा ये करा है कि जो इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से पहले बताइए कि एक होगा पहला होगा तीसरा या फिर चौथा। तो यहाँ पे देखिए हमारा पहला प्रश्न है शिक्षार्थी यातनम प्रेरित, और दूसरा करा है यहाँ पे छात्रेषु आलोचनात्मक चिंतन से पोषणम न करोति, और यहाँ पे तीसरा करा है छात्रभ्यम आह्वानम स्थानम अवकाशनम न यति, और यहाँ पे चौथा करा है कि शिक्षार्थी प्रश्नम कुर्तुम स्वतंत्रम न यच्छति। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, जल्दी से बताइए कि इसका राइट आंसर तीसरे का क्या होगा, पहला होगा दूसरा होगा तीसरा या फिर चौथा। यानी कह रहा है पिछा आधारितम अधिगमन, मतलब ये है कि भाषा सीखने में के नियम है। तो पहला यहाँ पे देखिए राइट आंसर हमारा क्या होगा, जल्दी से बताइए कि इसका राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे तीसरे छात्राभ्य अभियान आह्वानम स्थानम अवकाशन न यति। तो इसका मतलब ये है कि परीक्षा आधारित अधिगम के लिए जो होता है निम्नलिखित में से समाहित है, क्या समाहित है, तो छात्र ने आह्वान अवकाशन न यति, अर्थात छात्रों को चुनौतीपूर्ण अवकाश की मांग नहीं करना चाहिए। यहाँ पे देखिए कहा है कि आलोचना, यहाँ पे देखिए आह्वानम स्तम अवकाश न यति, मतलब चुनौतीपूर्ण अवकाश होती है इसके लिए नहीं मांगना चाहिए। तो अतः परीक्षा आधारित अधिगम के छात्रों को समानता व्यवहार करना चाहिए, यानी कैसा यहाँ पे उनका व्यवहार होना चाहिए, तो सामान्य व्यवहार होना चाहिए। यहाँ पे राइट आंसर जाएगा तीसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं,
चौथे प्रश्न पे देख लेते हैं, चौथा प्रश्न यहाँ पे क्या करा है और कितने लोगों का सही होता है। संस्कृत भाषा है, अगर बोलने में थोड़ी सी भी त्रुटियां हो रही है तो उसके लिए क्षमा चाहेंगे, क्योंकि संस्कृत भाषा ऐसी है कि वो ये जिसको आ जाती है सरल होती है, जिसको नहीं आती है बहुत ही कठिन है। तो देखिए चौथा हमारा करा है कि तत्र अनेक भवती बाधा भवंती, यहाँ पे करा है भवंती यथा कच्छे भूतले अत्र तत्र कालीन मंचयानाम पक्ति या अध्यापकात यथा दृश्य टिप्पणी करोति सा उपर्युक्त स्थितो स्विस्तृत भाषाया कक्षायाम समस्या समाधानाम किंतुम किम कुर्तुम समर्थ्या। तो इसका मतलब ये है कराया कि इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, ये बताइए कि तत्र अनेक भाषा है, मतलब अनेक भाषा भौतिक, भौतिक मतलब जो आपके समस्त उपस्थित है बाधाएं, जो बाधा उत्पन्न हो रही है भौतिक कक्षा में उत्पन्न हो रही है तल पे, यहाँ पे अत्र तत्र कालीन यानी उसके कक्ष में जो भी भौतिक समस्याएं उपस्थित हो रही है, या मतलब एक अध्यापिका एतादृश्य टिप्पणी यानी एक अध्यापक टिप्पणी करती है करोति स उपयुक्त स्थितो मतलब उसकी स्थिति के लिए विस्तृत कक्षायाम समस्या यानी पूरे कक्षा में जो समस्या है समाधान कृतुम कर्तव्य समस्या मतलब उसकी समस्या के लिए समाधान के लिए क्या करेगी। तो पहला यहाँ पे ये कराइए कि सामूहिक कार्यायाम छात्रायाम अत्र तत्र उपवेशनम, और यहाँ पे दूसरा करा है कि सर्वेशयाम छात्राणाम पदस्थ स्थिति मतलब स्टैंडिंग यानी सबको खड़ा करना चाहिए। और यहाँ पे देखिए तीसरा करा है कि केशयाच्छ छात्राणाम वह्यम निष्कासन यानी छात्रों को कक्षा से निकाल देना चाहिए। और यहाँ पे तीसरा करा है कि लघु स्थाने सती अपि अस्मिन लघु अच्छे 4-5 कक्षा यानी 4 से 5 छात्रायाम समूह उपदेशनम यानी लघु यानी एक छोटे स्थान पे 4 से 5 छात्रों को समूह में बैठा के उपदेश देना चाहिए। तो चौथे का राइट आंसर हमारा क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए राइट आंसर जाएगा हमारा यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा, पहला नहीं होगा, दूसरा नहीं होगा, तीसरा नहीं होगा, राइट आंसर जाएगा यहाँ पे चौथा। क्योंकि सभी बालकों को क्या करेंगे आप छोटे छोटे ग्रुप में चर्चा करने के लिए कहेंगे तो उनका क्या होता है चर्चा देकर उपदेश देने का कार्य करेंगे तो वो आसानी से सीख सकते हैं। मतलब वहाँ अनेक भौतिक बाधाएं उत्पन्न होती है, कहाँ भौतिक उत्पन्न होती है कक्षा में। तो कक्षा में छात्र जमीन पर बैठे हैं वहाँ यहाँ पे अपवंक्तिक होकर बैठते हैं, मतलब ये है कि एक कक्षा में का माहौल सही नहीं है उसके लिए बैठते हैं, तो उसके निवारण के लिए आप क्या करेंगे। तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। आइए टॉपिक्स के आगे टॉपिक्स है लेकिन 5वां प्रश्न करने के बाद देखिए युगिल रूपेण कार्यण समय उत्पन्न का यहाँ पे काचीनतम ध्वनि प्रदर्शितम मतलब ये है कि युगल रूप में कार्य संपादित होने के समय में छात्रों के बीच क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए पहला करा है कि कक्षायाम नियंत्रण से अभाव अतः व्यवस्था सर्वत्र विराजते, और दूसरा करा है अध्यापिका कक्षायाम अनुशासनस्तुम अक्षमाम अतः सा अयोग्यता, और तीसरा करा है भाषा अधिगमने छात्राम रचनात्मक क्रिया व्यातृत शिक्षार्थिभ्यम सह, और यहाँ पे देखिए चौथा करा है शिक्षार्थी अशु अनुशासनहीनता अस्ति अत्र तत्र अधिगमनम। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा जल्दी से बताइए कि 5वें का राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पे देखिए पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा यानी करा कि कक्षा में नियंत्रण अभाव के कारण अव्यवस्था सर्वत्र विराजते यानी कक्षा में अगर नियंत्रण सही नहीं है तो व्यवस्था जो है यानी ठीक नहीं हो सकती। तो दूसरा करा अध्यापिका कक्षा अनुशासन यानी कक्षा में अनुशासन अध्यापक को बनाने के लिए अतः सत्र सहयोग यानी सबका सहयोग चाहिए। और यहाँ पे तीसरा करा है कि भाषा अधिगमन छात्राम रचनात्मक क्रिया व्याप्त यानी भाषा के अधिगम के द्वारा रचनात्मक व्याप्त शिक्षार्थी सहयोग के द्वारा हो सकता है। और चौथा करा है कि शिक्षार्थी अनुशासनहीनता यानी छात्र जो अनुशासनहीनता है अस्ति तत्र अधिगमन यानी अनुशासनहीनता के कारण उनकी अधिगम नहीं हो सकती है। तो 5वें का राइट आंसर हमारा क्या होगा। देखिए 5वें का जो राइट आंसर जाएगा हमारा यहाँ पे जो राइट आंसर होगा हमारा यहाँ पे तीसरा होगा, याद रखिएगा तीसरा होगा यहाँ पे भाषा अधिगम छात्र रचनात्मक यानी भाषा अधिगम के द्वारा बालक जो होते हैं रचनात्मक कार्य करते हैं, याद रखिएगा रचनात्मक कार्य क्रियाकलाप करते हैं जिससे छात्रों का क्या होता है विकास होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर जाएगा तीसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं टॉपिक्स पे, जो टॉपिक्स हमारा है बहुत ही अच्छा टॉपिक्स है, इसे क्या करिए छोड़िएगा मत, सभी लोग नोट बनाते चलिए। क्योंकि जिह्वान देवानायाम तस्य अमृतस्य नाभि मतलब ये करा है कि जिह्वा देवों के अमृत नाभि है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि देवताओं ने संस्कृत वाणी को जिह्वा माना है तथा ऋग्वेद में इसे अमृत की नाभि मानी गई है। जो जिह्वा है हमारी जो जीभ है जो स्वाद का टेस्ट लेता है उसे यहाँ पे संस्कृत वाणी को जिह्वा माना है, देवताओं की संस्कृत वाणी को जिह्वा माना है और ऋग्वेद में इसे अमृत माना गया है। तो यहाँ से प्रश्न आप लोगों के एक बन सकते हैं, 2017 और 16 में ये प्रश्न आया था। तो यहाँ पे देखिए संस्कृत से अर्थम यानी संस्कृत का अर्थ क्या है। देखिए संस्कृत का अर्थ जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है।
क्योंकि यहाँ से प्रश्न आप लोगों को बनेंगे। तो यहाँ पे देखिए संस्कृत का जो अर्थ होता है, इसके इसे जानने से पहले हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं कि इसका अर्थ है। देखिए भारत और यूरोप में बोली जाने वाली दो बोलियां हैं। यूरोप में अलग बोलियां हैं और भारत में अलग है, लेकिन इन्हें दोनों को मिला दिया जाए तो भारतीय परिवार, यानी इन दोनों को, संस्कृत को अगर मिला दिया जाए, भाषा जो देखिए संस्कृत से ही कुछ बोलियां अधिकतर निकली है। जैसे मातृ बना मदर, भ्रातृ बना बदर, ये जो संस्कृत से ही हमारे अंग्रेजी शब्दों का भी उपयोग हुआ है। तो यहाँ पे देखिए भारतीय यूरोप दोनों में बोली जाती है जो भाषा हो संस्कृत है। या देखिए भारतीय यहाँ पे परिवार, इसके में क्या क्या आता है, देखिए यहाँ पे सतम वर्ग और केटुम वर्ग। सतम वर्ग में क्या आता है, हिंदी आता है, संस्कृत आता है। और यहाँ पे देखिए केटुम वर्ग में क्या आता है, हमारा कि अंग्रेजी। केटुम वर्ग आपका यूरोपीय हो गया, सतम वर्ग आपका क्या हुआ, ये हमारी भारत की भाषा है। देखिए अनुच्छेद 8 में भाषा के अनुरूप राज्यों का निर्माण किया गया है। उत्तराखंड राज्य द्वितीय भाषा के रूप में जानी जाती है। याद रखिएगा, भारत में भाषाओं के आधार पर भी राज्य का निर्माण किया गया है, जो कि उदाहरण है आपका उत्तराखंड। बोलियों के आधार पर उन्हें क्या किया गया है, बनाया गया है। तो संस्कृत भारतोपी परिवार के सर्वोत्तम यहाँ पे सतम वर्ग की एक भाषा है। याद रखिएगा, इसका परिभाषा हम बता रहे हैं आप लोगों को। भाषा है, यह विश्व की प्राचीनतम भाषाओं में से एक है। भाषा के अर्थ में संस्कृत शब्द का प्रयोग पहली बार वाल्मीकि कृत रामायण में मिलता है। यहाँ पे भारतीय संविधान में की अनुच्छेद 8 में भारत की विभिन्न भाषाओं के अनुसूचियों का किया गया, यानी जिसमें संस्कृत को भी भारतीय संविधान के इस अनुसूची के स्थान मिला है। तो याद रखिएगा, हमारी जो सतम वर्ग में हिंदी और संस्कृत आती है, केटुम वर्ग में जो आती है अंग्रेजी आती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे संस्कृत शिक्षण में क्या, यहाँ पे देखिए संस्कृत शिक्षण है। तो यहाँ से देखिए प्रश्न आपको बन सकता है कि संस्कृत शिक्षण क्या है। देखिए बालक के अंदर संस्कृत भाषा के ज्ञान आवश्यकताओं को पूर्ण करना, उसके पूर्व ज्ञान में सुधार लाने तथा उसके भाषा कौशल में परमार्जित करना, अर्थात उसके व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाना ही संस्कृत शिक्षण का, जो संस्कृत भाषा है वो शिक्षण कहलाता है। अब देखिए संस्कृत शिक्षण की विशेषता क्या होती है, संस्कृत शिक्षण की विशेषता क्या होती है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए यहाँ पे कहा गया है कि ये देववाणी है, इसे देवताओं तथा महर्षियों की वाणी बोली जाती है। अब देखिए यहाँ पे संस्कृत में कुछ यहाँ पे लिखा गया है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे देखिए कहा गया है हमारा कि संस्कृतम नाम देवी वाज्ञान व्याख्यात महर्षि, मतलब ये है कि देव में होता है देवताओं, वागान में से होती है वाणी और व्याख्या में से होती है व्याख्या। यानी जो संस्कृत है देवताओं की वाणी है, जिसे हिंदी में व्याख्या किया गया है महर्षियों के द्वारा। तो राइट आंसर नहीं है, टॉपिक्स यहाँ पे है, तो टॉपिक्स आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए है, इसके बाद हम लोग तो अपने प्रश्न पे आगे बढ़ेंगे। 20 प्रश्न रखे गए हैं, आप लोगों का टारगेट है 14 प्रश्न आप लोगों को सही करना है 20 में से। और देखिए यहाँ पे हमारा अगला है कि छात्र के प्रति संस्कृत भाषा को व्यवहार पद कैसे बनाया जाए, यानी संस्कृत भाषा को छात्रों में किस प्रकार से रुचि पैदा किया जाए। तो पहला यहाँ पे हमारा टॉपिक कर रहा है कि संस्कृत भाषा को व्यवहार पद बनाना आवश्यक है। इसमें छात्रों में संस्कृत सीखने के प्रति रुचि उत्पन्न होती है, जिससे संस्कृत भाषा सीखना आसान होगा। संस्कृत भाषा को व्यवहार पर बना पद होगा। यहाँ पे व्यवहार पद बनाने के लिए कुछ स्वार्थी, यहाँ पे कह रहा है स्वार्थीगम विधि का प्रयोग किया गया, मतलब कुछ विधियों का प्रयोग किया गया है, जिसमें के द्वारा आप यहाँ पे संस्कृत भाषा का बालकों में रुचि उत्पन्न कर सकते हैं। तो देखिए पहला यहाँ पे कह रहा है कि छात्रों के बोलचाल की प्रयुक्त भाषा में संस्कृत का प्रयोग होता है। तो इसके आधार पर क्या होगा, यदि छात्रों के उनके व्यवहारिक जीवन में प्रयोग आने वाले वस्तुओं के बारे में सूची बनाने के लिए कहा जाए, मतलब जो उनके व्यवहार में, उनके जीवन में, जो उनके परिवार में चल रहा है, उसको सूची बनाने के लिए कहा जाए। उसके बाद उनको क्या किया जाए, उसकी संस्कृत में समयता के पता लगाया जाए। तो संस्कृत शब्द के होंगे जो इस प्रकार होंगे, क्रियात्मक यहाँ पे परख होगा, और यहाँ पे संज्ञानात्मक, मतलब ये है कि बालक के जीवन में जो भी घटित घटनाएं हो रही हैं, जो भी आसपास उनके परिवार में हो रही हैं, उन सभी सामानों को क्या किया जाए, जो वस्तुओं के एक क्रम में रखा जाए। रखने के बाद क्या किया जाए, उसे दो क्रम में बांटा जाए, पहला क्रियात्मक परख में, दूसरा संज्ञानात्मक परख में। क्रियात्मक परख में क्या होगा कि पहले वो किस प्रकार से सीखते हैं, संज्ञानात्मक में किस प्रकार से सिखाया जाए, मतलब ये कि उन वस्तुओं को संस्कृत में उनको बताया जाए। तो चलिए देख लेते हैं, यहाँ पे पहले हम लोग प्रश्न को सॉल्व करेंगे, फिर इसके बाद जान लेते हैं किस प्रकार से सिखाया जाएगा उनको। देखिए छठा प्रश्न हमारा यहाँ पे क्या कर रहा है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे देखिए छठा ये कर रहा है कि भाषायाम कक्षा, यहाँ पे भाषा कक्षायाम प्रवाहस्य विकास तदेव भवति यथा संपूर्ण कक्षा मिलित्वा स्वतंत्र रूपेण कार्य करोति यथा, मतलब ये है कि भाषा कक्षा के प्रवाह या गति का विकास
कब होता है, जब संपूर्ण कक्षा में किस प्रकार से किया जा सकता है। तो पहला यहाँ पे कह रहा है कि छात्रा जानन्ति यत अध्यापकः तात तात शृणोति, और दूसरा कह रहा है कि अध्यापकः त्रुटि ज्ञानतम शुद्धीकर्तुं च सज्जित भवति, और यहाँ पे तीसरा कह रहा है ये छात्रायां आत्मविश्वासतः न सन्ति वे मौन धूर्तम स्वतंत्रता भवति, और यहाँ पे चौथा कह रहा है कि छात्र संप्रेषणात्मक लक्ष्य भाषायां प्रयोग कृतुं प्रचून मात्रायां अवसरयान प्रस्तुतिकरण। तो छठे का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए कि छठे का राइट आंसर क्या होगा। हमारा पहला होगा जिसमें कह रहा है कि छात्र जानन्ति यत अध्यापक तात्र यहाँ पे स्वीकृति, यानी छात्रों को क्या कह रहा है कि छात्रों को यहाँ पे जानने का प्रयास करना चाहिए अध्यापक को। दूसरा कह रहा है अध्यापक त्रुटि, यानी अध्यापक की त्रुटि ज्ञान यहाँ पे शुद्धिकरण च अस्ति, यानी अध्यापकों को त्रुटि और ज्ञात शुद्धिकरण की च भवति, यानी उसका ज्ञान होना चाहिए। और तीसरा ये छात्र, यानी एक छात्र आत्मविश्वास न संति ते मौन धर्तु स्वतंत्र, यानी बालकों में आत्मविश्वास अगर नहीं है तो वो मौन धारण करके क्या करते हैं, स्वतंत्र रूप से बैठते रहते हैं। और चौथा करा है छात्र संप्रेषणात्मक, यानी छात्र किस प्रकार से यहाँ पे अपने ज्ञान का आदान प्रदान कर रहे हैं। लक्ष्य भाषा, उनकी लक्ष्य क्या है, प्रयोग कृतुम, यानी प्रयोग यानी करके सीख रहे हैं। कृतुम प्रचुर मात्रा, करके सीखने में प्रचुर हैं। अवसराम, अवसर देने की बात कर रहा है, अवसर भवंती। तो राइट आंसर क्या होगा, देखिए यहाँ पे करके सीखने की बात कर रहा है, लक्ष्य का निर्धारण किया है, संप्रेषण की बात किया है, यहाँ पे प्रचुर मात्रा में अवसर देने की बात किया है। तो राइट आंसर जहाँ पर भी बालक को आप अवसर अधिक से अधिक देंगे तो वहाँ पे बालक अच्छे से सीख सकता है। तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपने सातवें प्रश्न पे देख लेते हैं। सातवां प्रश्न यहाँ पे कितने लोगों का सही होता है। देखिए सातवां प्रश्न ये करा है रूपांतरक मूल्यांकनम एकादृश्य अनुदेशनात्मकतम प्रक्रिया मनते यस्था छात्राम मूल्यांकनम भवति। मतलब ये कि देखिए ये कह रहा है, बहुत ही अच्छा कह रहा है कि ये कराए कि जो रूपांतरक मूल्यांकन किस प्रकार से अनुदेशित किया जा सकता है, प्रक्रिया मानते हैं। किस प्रकार से ये छात्रों के लिए मूल्यांकन की प्रक्रिया मानते हैं, यानी जो रूपांतरक है, रूपांतरक मूल्यांकन किस प्रकार से छात्रों में के मूल्यांकन में आप क्या करते हैं कि एक अनुशासन प्रक्रिया मानते हैं। तो पहला यहाँ पे कह रहा है कि संपूर्ण वर्षीकृत विभिन्न गतिविधि, और यहाँ पे दूसरा कह रहा है कि शैक्षिक गतिविधि, और तीसरा कह रहा है कि शिक्षणोपरांत कृत एकांक परीक्षण, यानी शिक्षण के उपरांत आप एक परीक्षण करें। और चौथा कह रहा है कि संत्रांत परीक्षणांत, यानी सत्र में एक बार परीक्षा लें। सह शैक्षिक गतिविधि, यानी उसकी शैक्षिक मतलब ये है कि आप किस प्रकार से छात्रों को मूल्यांकन का सत्र समाप्त होने के बाद परीक्षा आयोजित करते हैं। और यहाँ पे पहला संपूर्ण वर्ष, यानी संपूर्ण वर्ष में आप क्या करें, बालकों का मूल्यांकन करें। तो राइट देखिए मूल्यांकन तो आप क्या करते हैं, सत्र में ही करते हैं, क्योंकि उसके अनुसार ही आप बांटते हैं। तो यहाँ पे देखिए शैक्षिक गतिविधि, मतलब उनके शैक्षिक गतिविधियों के आधार पर क्या करें कि उनका मूल्यांकन कर सकते हैं। बालक किस प्रकार से सीख रहा है, किस प्रकार से सीख नहीं रहा है, तो मूल्यांकन कर सकते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा दूसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपने आठवें प्रश्न पे देख लेते हैं। आठवां प्रश्न यहाँ पे हमारा क्या कर रहा है। आठवां प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे देखिए ये करा है कि कस्यापि जनस्य यहाँ पे विशिष्ट क्षमता नाम कौशला नाम यथा संगीत विज्ञान औषधि इत्यादि नाम रचनात्मकतम अन्वेषणु। यहाँ पे देखिए अन्वेषण की बात किया, अन्वेषण मापयन्तु कृत्या परीक्षण की कस्ती। मतलब ये है कह रहा है कि करा हमारा कि किसी भी प्रकार के लोगों के विशिष्ट क्षमताओं को, कौशलों को, या फिर संगीत विज्ञान, यहाँ पे करा है कि विज्ञान औषधि इत्यादि रचनाओं की खोज के लिए आप क्या कौन सी परीक्षा कर सकते हैं। तो पहला करा है कि अभिवृत्ति परीक्षा, यानी कि अभिवृत्ति परीक्षा, और दूसरा करा है प्रवृत्ति परीक्षण, और यहाँ पे तीसरा करा है कि उपलब्धि परीक्षा, और यहाँ पे करा है नैपुण्य परीक्षा। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, तो इसका राइट आंसर देखिए जाएगा हमारा सीधे जाएगा, पहले के साथ जाएगा, क्योंकि पहला हमारा यहाँ पे करा है अभिवृत्ति परीक्षण। मतलब इसमें क्या होता है, किसी भी प्रकार के जो लोग होते हैं जो विशिष्ट क्षमताओं वाले और कौशलों वाले संगीत होते हैं, विज्ञान औषधि इत्यादि रचनाओं की खोज के लिए, मापन के लिए जी इस प्रकार के परीक्षण को अभिवृत्ति परीक्षण कहा जाता है। जहां पर भी संगीत, विज्ञान, औषधि इत्यादि रचनात्मक कार्य की जो परीक्षा होती है उसे अभिवृत्ति परीक्षा के अंतर्गत रखा जाता है। इस प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, 4 बार आ चुका है, तीसरी बार एक बार बताया जा चुका है, ये चौथी बार आप लोगों को बताया जा रहा है, 3 बार तो सीटेट में आ चुका है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं टॉपिक से जो हमारा छूटा था वहाँ पे कि क्रियापरक किस प्रकार से होती है, संज्ञानात्मक परक किस प्रकार से संस्कृत को सिखाया जा सकता है बालकों में। तो यहाँ पे देखिए क्रियात्मक परक में पहले हम जानेंगे कि चलना को अगर हम संस्कृत में अगर बांटेंगे, पहले विच्छेद करेंगे, तो यहाँ पे
चल चलती, मतलब ये है कि चल चलती होता है, और जानना का गम गच्छति होती है, और देखना का दृश्य पश्चति होता है। और यहाँ पे देखिए संज्ञानात्मक में अगर देखेंगे तो नाक का जो संस्कृत होता है नासिका होता है, पैर का जो संस्कृत होता है पाद होता है, और यहाँ पे हमारा स्कूल का होता है विद्यालय। तो इस प्रकार से हम बालकों में हिंदी को संस्कृत में, संस्कृत को हिंदी में क्या कर सकते हैं, यहाँ पे व्याख्या कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा ये करा है, अगला करा है कि छात्रों में संस्कृत भाषा कौशल का विकास कैसे करें। तो यहाँ पे देखिए दिया गया है कि संस्कृत भाषा सिखाने के 4 कौशल होते हैं। आप लोगों को पता है 4 कौशल कौन है, यहाँ पे सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। तो इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, चलिए देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे ट्रिक बना हुआ है, किस प्रकार से आप कर सकते हैं, LSRW, मतलब इसको आप याद कर लेते हैं। तो देखिए सुनना, लिसेंट, श्रवण, और यहाँ पे देखिए श्रवणम होगा, यानी सुनना में श्रवणम संस्कृत में कर सकते हैं। बोलना, बोलना में से भाषणम हो सकता है, जो आपका यहाँ पे बोलना जो यहाँ पे होता है यस से प्रदर्शित करते हैं। पढ़ना रिटेन से यहाँ पे कर सकते हैं, या रीड से कर सकते हैं, जो यहाँ पे पढ़नम होगा। और लिखना या रिटेन से होगा, जो W से प्रदर्शित कर सकते हैं, लेखनम होगा। तो आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक्स पे, 9वें पे देख लेते हैं। 9वां हमारा यहाँ पे क्या कह रहा है। 9वां देखिए ये करा कि यहाँ पे अष्टम कक्षा यानी 8वें कक्षा का अध्यापक विभाजनम, यानी विभाजित करने के चतुर्थ भागेन कृत्या प्रत्येक छात्रया एकम भागम प्रच्छति छात्राः चतुर्षु समूहेषु स्वभागस्य वाचनम कृत्या गच्छन्ति। यहाँ पे करा है कि प्राप्त सूचनायां परस्परम आदान प्रदानम कृतम तत्पश्चात ते संपूर्ण गच्छाधारितम एकाम सारिणी पूरयन्ति एतरया रीत्या या इते मन्यते छात्रण के श्याम मौलिक यहाँ पे कौशलाम विकास संभावना इति। मतलब ये है हमारा कह रहा है कि 8वीं कक्षा का एक अध्यापक एक गद्य पाठ का विभाजन 4 भागों में करके प्रत्येक छात्रों को एक एक भाग प्रदान करता है। तो इसके लिए आप क्या कौन सा कौशल यहाँ पे आप उपयुक्त मानेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा करा है वाचन भाषण कौशलम, दूसरा करा है कि वाचन श्रवण लेखनम कौशलम, यानी देखिए यहाँ पे कहा है हमारा कि विभाजित कर रहा है चतुर्थ भागेन, यानी चतुर्भाग में बांट रहा है, प्रत्येक छात्र एक भाग में करा है। तो देखिए चतुर्थ समूह है, यहाँ पे करा है वाचनम कृत्या गद्यांश, यानी गद्य में प्राप्त सूचना परस्पर आदान प्रदान कर रहा है। तो इसके लिए क्या होगा, तीसरा करा है वाचन श्रवणम भाषणम कौशलाम, और यहाँ पे चौथा करा है कि वाचनम लेखनम भाषणम कौशलाम। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, देखिए पहला करा है वाचन यानी बोलकर, भाषा माने वाचन माने बोलकर, भाषण आप करके कर सकते हैं, कौशलम कौशल के द्वारा आप प्रदर्शित कर सकते हैं, वाचनम श्रवणम लेखनम कौशलाम, और वाचनम श्रवणम लेखनम यहाँ पे भाषणम कौशलाम, और चौथा करा है कि वाचनम लेखनम भाषणम कौशलम। तो राइट आंसर क्या होगा, पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा या फिर चौथा। 9वें का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बता दीजिए कि 9वें का राइट आंसर हमारा यहाँ पे क्या होगा। देखिए 9वां आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा, क्योंकि इसमें क्या होता है अपने भागों का, यहाँ पे देखिए कह रहा है कि अपने भागों का वाचन करके गद्य में प्राप्त सूचना का परस्पर आदान प्रदान करते हैं, तत्पश्चात वे संपूर्ण गद्य आधारित एक सारिणी बनाते हैं। इसमें छात्रों का वचन श्रवण लेखन कौशल एवं विकास संभावित दिखाई देता है। तो राइट आंसर जाएगा दूसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपने 10वें प्रश्न पे, देख लेते हैं 10वां प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है। प्रो यशपाल समिति द्वार भार बिना अधिगमनम इति नामकेन प्रतिवेदने में काश्चित अनुशासनात्मक कृति लिखे, यहाँ पे निम्न लिखे तो किम अनुशासनम नाम। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है हमारा ये कि प्रो यशपाल समिति द्वारा बिना भार के अधिगम सिखाना भाग प्रतिवेदन है। तो प्रतिवेदन दिया है किसके, तो यहाँ पे पहला करा है कि गृह कार्य मात्रा न्यून भवते, दूसरा करा है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया गतिविधि आधारित मान्योत्तम मनोरस्याम च भवति, और यहाँ पे तीसरा करा है कि पाठ्य पुस्तकेन प्रतिबंधन भवति, और चौथा करा है कि छात्रा भार युक्तम न स्वीकृति। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, जल्दी से बताइए कि 10वें का राइट आंसर होगा हमारा। देखिए 10वें का जो राइट आंसर जाएगा हमारा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया गतिविधि आधारित, यानी शिक्षण प्रक्रिया जो होती है वो गतिविधि आधारित होनी चाहिए, बालकों को करके सिखाना चाहिए, खेल विधि द्वारा होना चाहिए, जिससे बालक अधिगम की प्रक्रिया को स्वतः ही क्या करे, रुचि ले सीखने में। तो यहाँ पे प्रो यशपाल समिति द्वारा ये बिना भार के अधिगम सिखाने का कार्य यही हुआ था। तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक्स पे। टॉपिक से हमारा यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण है कि शिक्षण का महत्व कार्य है। देखिए शिक्षण का महत्वपूर्ण कार्य क्या है, देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि छात्रों को अधिगम के प्रति प्रेरित करना मनोविज्ञान की भाषा में अभिप्रेरणा कहते हैं। यह प्रक्रिया जो दो छात्रों यानी दो छात्रों को विषय की ओर ध्यान आकृष्ट करती है, इसके लिए उस विषय के प्रति यहाँ पे निष्ठा पैदा करती है और वह अपने विषय की जानने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्योंकि जब तक छात्र को विषय की ओर अभिप्रेरित नहीं किया जाता तब तक वो सरलता से नहीं सीख पाएंगे। इसी पद्धति में निम्न बातों पर ध्यान रखते हुए चलते हैं कि बालकों में समझ जीवित समस्याओं को, यानी जो बालक के समझ मूर्त
मूर्त हैं उनको दिखा के समस्याओं का उत्पन्न करके उसे हल करने का प्रयास। जैसे बालक के समस्त आप क्या करें, एक पेड़ दिखा दें, पेड़ पे दिखाने के बाद समस्या ये उत्पन्न करें कि अब ये बताइए कि पेड़ पे क्या क्या दिखाई दे रहा है, पेड़ में क्या क्या पाए जाते हैं। तो बालक कहेगा देखिए टहनियाँ पाई जाती हैं, पत्ते पाए जाते हैं, फूल पाए जाते हैं और यहाँ पे फल भी पाए जाते हैं, ये किस प्रकार से उपयोगी है। पेड़ को दिखाएगा तो बालक ये कहेगा कि पेड़ के द्वारा हमें ऑक्सीजन मिलता है और हम जीवित रहते हैं। तो बालक क्या करता है, यहाँ पे जीवित, जीवित का मतलब ये है मूर्त रूप से देखकर चिंतन करता है। तो यहाँ पे देखिए अगला यहाँ पे टॉपिक हमारा ये उपचारात्मक शिक्षण होता क्या है। देखिए वास्तविक कक्षा शिक्षण के बाद जब छात्रों की व्यक्तिगत एवं विषयगत समस्याओं को दूर करने के लिए विशेष रूप से यहाँ पे पढ़ाया जाता है तो वो प्रक्रिया उपचारात्मक होता है। उपचारात्मक मतलब ये है कि वास्तविक कक्षा शिक्षण के बाद जब व्यक्तिगत मतलब किसी विशेष पर आप फोकस करते हैं, उसकी समस्याओं को दूर करते हैं तो उसे उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। तो आगे बढ़ते हैं अपने अगले पे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए उपचारात्मक शिक्षण की विशेषता क्या होती है, जहाँ से प्रश्न आपके बनते हैं। तो ये प्रश्न बहुत ही अच्छा है, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट बना रहे हैं। सभी लोग नोट बना रहे हैं तो एक बार यस करिए, नोट बना रहे हैं जितने लोग तो एक बार यस करिए, कौन कौन नोट बना रहे हैं, थोड़ा हम भी जान लें कि कौन कौन लोग नोट बनाते चलते हैं। तो यस करिए, एक बार यस करते चलिए, देखते हैं कितने लोग करते हैं। देखिए उपचारात्मक शिक्षण की विशेषता ये है कि शिक्षण हमेशा वास्तविक शिक्षण के बाद हो। उपचारात्मक मतलब ये है कि आप कोई कार्य करा रहे हैं तो उसके बाद आप उसका उपचार करें। पहले उपचार नहीं हो सकता, जब तक आप उसकी घटनाओं को नहीं जान सके, बालक की क्या कठिनाई उसको नहीं जान लेंगे तब तक उपचार नहीं कर सकते। इसीलिए वास्तविक शिक्षण के बाद मतलब जो आप पढ़ा रहे हैं उसके बाद बालकों का क्या करें, उपचार करें। मतलब ये जानने का प्रयास करें कि किसको क्या नहीं आ रहा है, कि किसकी क्या समस्या है। दूसरा, उसके अंतर्गत केवल समस्यागत बालक का शिक्षण किया जाता है। मतलब उपचारात्मक के अंतर्गत केवल यहाँ पे जो समस्यात्मक बालक हैं उनका ही निवारण किया जाता है। और यहाँ पे देखिए अनेक समस्यागत विषय उप विषयम की शिक्षण की को ही उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया में शामिल किया जा सकता है। चौथा कह रहा है कि यह शिक्षण हमेशा निदानात्मक शिक्षण के नतीजों के आधार पे होता है। और चौथा कह रहा है कि आवश्यकता अनुसार विशेष कक्षाओं को आयोजित किया जाता है। मतलब आवश्यकता अनुसार यानी जिनको बहुत ज़्यादा आवश्यकता है उपचारात्मक शिक्षण की तो उसके अलग कक्षाओं का आयोजन भी किया जा सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्नों पे। 20 प्रश्न है जिनमें से आप लोगों का टारगेट यहाँ पे 14 से 15 नंबर का है। चलिए देख लेते हैं कितने लोगों का सही होता है। प्रभावी अधिगम छात्रम की दृश्यम भवति, मतलब ये कह रहा है कि प्रभावी अधिगम के लिए छात्रों को की करा कि दृश्यम भवती यानी जिज्ञासाओं, मतलब क्या करा है कि यहाँ पे प्रभावी अधिगम छात्रों की मतलब ये है कि प्रभावी अधिगम के लिए छात्रों में क्या करना चाहिए। तो पहला ये करा है जिज्ञासा पूर्णम सक्रिय च, दूसरा करा है यहाँ पे आज्ञाकारिणम, और यहाँ तीसरा करा है कि परीक्षा कृत्य सजिता, और यहाँ पे चौथा करा है कि मौन व्रत आधारित निष्कर्ष च। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, जल्दी से बताइए कि 11 का राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पे करा है कि प्रभावी अधिगम को बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं। तो पहला करा है कि जिज्ञासा संपूर्ण सक्रिय यानी जिज्ञासा परक होनी चाहिए। और यहाँ पे दूसरा हमारा करा है कि आज्ञाकारी यानी आपकी आज्ञाओं को मानने वाला होना चाहिए। और परीक्षाकृति सज्जते यानी परीक्षा के लिए उसे सज्ज करना चाहिए। मौन व्रत आधारित निष्क्रियाच यानी मौन व्रत के लिए मौन आधारित शिक्षण के लिए उसे तैयार करना चाहिए। तो राइट आंसर क्या होगा, देखिए यहाँ पे करा है जिज्ञासापूर्ण, बालकों की जिज्ञासापूर्ण होनी चाहिए, सक्रिय रूप से क्या करे उसमें सीख सके। तो इसमें प्रभावी अधिगम के लिए छात्रों को जिज्ञासापूर्ण क्रियाओं के साथ होना चाहिए, अर्थात छात्रों में सदैव सीखने के प्रति जिज्ञासा होनी चाहिए, तभी वह प्रभावी अधिगम को प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ पे राइट आंसर पहले के साथ जाएगा। अब बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की ओर, आगे देख लेते हैं 12% कितने लोगों का सही होता है। निम्नलिखित किम कथनम असत्यम स्वायत्ता शिक्षार्थी ते एवं ए, मतलब ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, कराए निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। अब इसके अंतर्गत देखेंगे कि स्वायत्ता शिक्षार्थी में क्या यहाँ पे करा, यहाँ पे कौन सा स्वायत्ता शिक्षार्थी में होते हैं। पहला करा है कि स्वयं अधिगमनार्थम च उत्तरदायित्व स्वीकारतुम, और यहाँ पे दूसरा करा अधिगमनार्थम गतिविधि नाम आयोजनम क्रीडानम च कृतम उद्यम भवति, और यहाँ पे तीसरा करा है कि अधिगमनस्य एतयास्या प्रभाविता च निरंतम समस्या कृताम। और यहाँ पे देखिए चौथा हमारा करा है जो कि बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि केवलम अनुदेशनम, यानी देखिए केवल की पर यहाँ पे बात कर दिया है तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। अब आगे नहीं बढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पे केवल की बात किया है हमने पहले ही आप लोगों को कहा है कि जहाँ पर भी केवल की बात कर दिया जो वो ऑप्शन आपका गलत है। तो यहाँ पे देखिए बात हमारा क्या है कि यहाँ पे करा है कि स्वयं अधिगमनाम से उत्तरदायित्व यानी स्वयं से उत्तरदायित्व होने के लिए करा है। तो यहाँ पे देखिए स्वयं से तो कोई हो नहीं सकता,
ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि स्वायत्ता, यहाँ पे कह रहा है स्वायत्त शिक्षार्थी वे होते हैं जो अपने द्वारा सीखने के लिए स्वयं को उत्तरदायित्व स्वीकार करते हैं, अर्थात जो छात्र स्वयं से सीखते हैं तथा किसी भी सहायता नहीं लेते हैं, वे स्वायत्ता छात्र के होते हैं, वो अधिगम के लिए स्वयं को उत्तरदायित्व मानते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कथन असत्यम मतलब कौन सा कथन असत्य है जो स्वायत्ता के लिए। तो यहाँ पे राइट आंसर जाएगा पहले के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपने 13वें प्रश्न पे, जो कि बहुत ही अच्छा प्रश्न है। निम्नलिखित सुकिम छात्रम केंद्रित भाषा कक्षायाम लक्षणम न मन्यते, मतलब कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कह रहा है कि मतलब ये होगा, निम्नलिखित में से कौन सी होगी जो भाषा कक्षा में लक्षण न मानते नहीं है। तो इसका क्या होगा, कह रहा है कि निम्नलिखित में से छात्र केंद्रित मतलब क्या होना चाहिए। तो राइट आंसर क्या होगा, पहला कह रहा है शिक्षक निर्देशयन्ति इच्छति च यत्र छात्रायाम तदनुवर्तनम कुर्त्यम अनुशासनिताम च भवति, और दूसरा कह रहा है बाल्यालक्षणे भाषायाम अंतः क्रिया कुर्वन्ति व्यक्तियम समूहे कार्य क्रिया यहाँ पे संपादितम। और यहाँ पे सी करा है कि हमारा कि शिक्षकम स्वयं यहाँ पे गतिविधि युक्तम यहाँ पे शिक्षणम स मूल्यांकनम संयोजति। अब चौथा करा है कि बाल्यम लक्ष्य भाषा प्रयोगार्थम समृद्धेषु विभिन्न गत विधिम कार्येषु च यहाँ पे प्रतिभावती भवंती। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, जल्दी से बताइए कि 13वें का राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए करा है कि निम्नलिखित में से छात्र, यहाँ पे देखिए राइट आंसर जाएगा हमारा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा, बिना समय गवाए हुए बता दे रहे हैं इसको कि इसमें कहा है कि निम्नलिखित में से छात्र केंद्रित हो सकती है। तो क्या हो सकती है, देखिए निम्नलिखित में से किम छात्र केंद्रित, कौन सा छात्र किसमें हो सकती है, भाषा कक्षाओं में लक्षण न मानते। तो इसमें देखिए भाषा कक्षाओं का लक्षण नहीं है, क्या नहीं है। तो पहला यहाँ पे देखिए पहला करा है कि यथा शिक्षक निर्देश करता है, मतलब ये करा है कि सभी शिक्षक जो होते हैं निर्देश देते हैं और चाहता है कि छात्र उसी के अनुरूप कार्य करें, अनुशासन में रहें, अर्थात शिक्षक के द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करता छात्र केंद्रित भाषा या कक्षा का लक्षण नहीं है। तो यहाँ पे राइट आंसर जाएगा पहले के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपने 14वें प्रश्न पे देख लेते हैं। 14 का प्रश्न कितने लोगों का सही होता है कि कच्छ यहाँ पे एकस्य प्रभावी पाठ पर यहाँ पे करा है भाषा पाठ्य आरंभ भवति, यानी एक प्रभावी भाषा पाठ का प्रारंभ करने के लिए क्या सही है। तो पहला करा है कि पाठ्य से आगामी प्रस्तुति द्वारा, दूसरा करा है मनोरंजन गतिविधियां अनुस्मरणेन अभिप्रेरणा च, और तीसरा करा है कि श्यामपट्टो परिलेखनम, और यहाँ पे चौथा करा है कि पाठ से अधिगमनात्मक को उद्देश्यानाम सूची निर्माण। तो राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए कि राइट आंसर क्या होगा। पहला कह रहा है कि पाठ से यहाँ पे करा है पाठ से यहाँ पे साग्रहया प्रस्तुति, यानी पाठों का यहाँ पे करा है पाठ सामग्री प्रस्तुत करने के लिए करा है। और यहाँ पे अगला देखिए हमारा क्या करा है, दूसरा हमारा ये करा है कि मनोरंजन के साथ गतिविधि अनुसरण अभिप्रेरणा होना चाहिए। और यहाँ पे देखिए तीसरा करा है कि हमारा श्यामपट परोटी यानी श्यामपट पे लिखने की बात करा है। चौथा करा है पाठ्य अधिगमनस्ति को अध्यानाम सूची निर्माण, मतलब करा है कि पाठ को अधिगम के साथ आत्म केंद्रित होना चाहिए, यहाँ पे स्वानांत सूची होना चाहिए जो निर्माण करना चाहिए, यानी किस प्रकार से निर्माण करना चाहिए पाठ्य पुस्तकों को कि बालक के अधिगम में उसके एक उद्देश्य के लिए उपयुक्त हो। तो यहाँ पे देखिए हमारा 14 का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए कि एक प्रभावी भाषा पाठ का आरंभ करने के लिए पाठ का अधिगमनात्मक उद्देश्य होना चाहिए, क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे राइट आंसर जाएगा चौथे के साथ जाएगा। इसमें क्या होता है, उद्देश्य सूची तैयार करना होता है जिसमें सीखने के उद्देश्य को समाहित करना होता है। इस प्रकार प्रत्येक इसके लिए एक सूचिका तैयार करनी होती है कि पाठ्य पुस्तक का निर्माण किस प्रकार से किया जाए, वो बालक के लिए किस प्रकार से उपयोगी है, इन सभी को ध्यान में रखते हुए इसका क्या निर्माण करना चाहिए। तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं 15वें प्रश्न में। लाइक शेयर और यहाँ पे कमेंट जरूर करिए, सभी लोग फास्ट कमेंट करिए, और जो भाई बहन नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल पे, बहुत ही मेहनत लगती है आपके लिए तैयार करने के लिए। और अगली क्लास चलेगी आप लोगों की बहुत ही वो भी चलेगी, आपको नोट के साथ बताया जाएगा, ट्रिक के साथ बताया जाएगा, अगली जो क्लास चलाई जाएगी। 15 का हमारा ये कर रहा है कि शेयर कर दीजिएगा लास्ट में अपने अपने ग्रुपों में। उच्च प्राथमिक स्तर पाठन कौशल यहाँ पे परिक्षेतुम उत्तमोपाय, यानी कह रहा है कि उच्च प्राथमिक स्तर पे पाठन कौशल का परिक्षेतु यानी परीक्षा के लिए कौन सा उत्तम उपाय है। तो पहला यहाँ पे देखिए कह रहा है कि यहाँ पे कह रहा है निगदित पाठ्यक्रम पुस्तकें में कोप प्रयोग, और यहाँ पे चौथा कह रहा है कि कठिनतम माँ पाठानुसार अनुच्छेदनाम उपयोग, और यहाँ पे तीसरा कह रहा है उचित कंठास्थ स्थानाम अदृश्य पूर्णाम अनुच्छेदनाम प्रयोग, और यहाँ पे चौथा करा है कि अभिजात काव्याम में संग्रहालय उपयोग। तो राइट आंसर 15 का क्या होगा, जल्दी से बताइए कि 15 का राइट आंसर होगा हमारा, क्योंकि 15 का राइट आंसर देख लीजिए यहाँ पे क्या होगा।
15 का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए कि यहाँ पे 15 का राइट आंसर होगा। 15 का राइट आंसर होगा हमारा यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा, यानी उचित कंठास्थ के अंतर्दृष्टि पूर्व के अनुसार होना चाहिए। तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं 16वें प्रश्न पे, देख लेते हैं 16 का प्रश्न हमारा यहाँ पे क्या करा है। देखिए 16 का प्रश्न ये करा है कि छात्राणाम स्वायत्ता प्रोन्नति कर्तव्य परिणाम कार्यसु मांगरेसु का, यानी कह रहा है कि छात्रों में किस प्रकार के जो प्रश्न है, मतलब ये करा कि छात्रों के से प्रश्न का पूछना जानना किस प्रकार से उपयोगी है। तो पहला यहाँ पे करा है कि परिश्रम कृतुम छात्राणाम प्रोत्साहनम, दूसरा करा है कठोरानुशासन विधि, और तीसरा करा है कि निगदित पाठ स्वर पाठनम, और चौथा करा है कि मौन पुष्पेन छात्राम परीक्षणम। तो राइट आंसर यहाँ पे 16वें का हमारा क्या होगा। देखिए 16 का जो राइट आंसर जाएगा, सीधे सीधे प्रश्नों को समय न गवाते हुए राइट आंसर जाएगा पहले के साथ जाएगा परिश्रम कृतुम छात्राम प्रोत्साहन, यानी छात्रों को प्रोत्साहित करना चाहिए परिश्रम के लिए, सीखने के लिए। तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे पहले के साथ जिनका पहला आया राइट आंसर है। और सभी लोग कमेंट करते चलिए, सभी लोग फास्ट। देखिए आप देखिए हमारा 17वां जो करा है कि रचनात्मक नस्य प्रधानो उद्देश्य, मतलब ये करा है कि रचनात्मक आकलन का प्रमुख उद्देश्य होता है। तो पहला करा है उत्तीर्णता अनुत्तीर्णता निर्धारित करना, यानी बालकों को अनुत्तीर्ण और उत्तीर्ण में विभाजित करना। उपलब्धि मापन, यानी उपलब्धि मापन के लिए होता है, और बोधनात्मक प्रोन्नति के लिए होता है, और छात्र और दूसरों में, यानी छात्रों के दोषों के लिए होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए राइट आंसर क्या होगा इसका, देखिए न तो बांटना होगा, न तो उपलब्धि के लिए होता है, इसका बोधना यानी बालक किस प्रकार से सीखने के लिए प्रोन्नति कर रहे हैं, इसके लिए रचनात्मक कार्य होता है, करके सीखने के लिए होता है। तो राइट आंसर जाएगा तीसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं 18वें प्रश्न पे, देख लेते हैं 18 का प्रश्न यहाँ पे क्या करा है। 18 का भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, व्याकरण बोधनस्य। यहाँ पे देखिए करा कि व्याकरण बोधनस्योत्तम उपाय, यानी व्याकरण को बोधन यानी सीखने के लिए कौन सा उपयुक्तम उपाय है। पहला करा है सविकेनम व्याकरण अभ्यासाम सस्यों उपयोगम, और दूसरा करा है कि अंगकारोण बोधनम केंद्रीय, और तीसरा करा है कि व्याकरण कार्याम एकीकृत उपयोग, और यहाँ पे चौथा करा है कि चौथा हमारा ये करा है कि व्याकरण सूत्राम यहाँ पे कंठस्थ। देखिए कंठस्थ करने की बात क्या है, तो ये तो हमारा गलत है, वैसे ही कंठस्थ हमें नहीं करना है, ये हमारा गलत होगा। और यहाँ पे देखिए हमारा करा है अगला कि अगला हमारा ये करा है कि 18 का राइट आंसर होगा। तो 18 का राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे सीधे सीधे व्याकरण, यहाँ पे व्याकरण कार्याम एकीकृत उपयोग, यानी व्याकरण को एकीकृत करके पढ़ाना चाहिए ताकि बालक जो है अपने से सीख सके। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा सीधे सीधे तीसरे के साथ जाएगा। सभी लोग कमेंट फास्ट करिए क्योंकि समय नहीं है, बहुत ही ज़्यादा लंबी क्लास चल गई है। तो आप लोगों को समझाने का भी प्रयास हो रहा है। संस्कृत भाषा ऐसी कि बोलने में भी अगर कठिनाई हमें हो रही है, आप लोगों को हमारे द्वारा कोई कठिनाई हो रही है बोलने में, तो उसके लिए क्षमा चाहेंगे क्योंकि संस्कृत भाषा बहुत ही कठिन होती है। तो यहाँ पे देखिए 19 का करा है कि भाषा अध्ययन आकलन च विभाग नाम, यानी भाषा आकलन के लिए कौन सा विभाग नाम है। तो पहला यहाँ पे करा है कि सावधानिक लेखनम का परीक्षा, और दूसरा करा है कि प्रतिसन्य क्रियमाणान मौखिक परीक्षा, और चौथा करा तीसरा करा है छात्रयाम कालीन संग्रहालय च तस्या प्रगति दर्शनेत, और चौथा करा है कि प्रतिसन्य छात्र व्यवहारिम विलेखनम। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा 19 का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए कि 19 का राइट आंसर होगा। देखिए 19 का जो राइट आंसर जाएगा तीसरे के साथ जाएगा छात्राम कलीन संग्रहालय तस्या प्रगति। मतलब ये है कि इसमें क्या होता है बालक के कि भाषा अध्ययन जो है, इसका अध्ययन और आकलन के विभाग का नाम इस प्रकार है कि छात्रान बालिकान कार्यभम व अस्त्रा प्रगति प्रदर्शी, अर्थात छात्रों का समय अनुसार कार्यों का संग्रहालय और उसकी प्रगति को देखना। तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपने 20वें प्रश्न पे जो कि आप लिए रखा गया है, इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। इति वृत्त्या अभिलेखनम तस्योपयोग, यानी क्या है कि आप यहाँ पे ये करा है कि इति अभिलेख का उपयोग मौलिक किस प्रकार से किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए पहला करा है सती कृष्णम, यहाँ पे करा है शैक्षणिक क्षेत्रान प्रश्नाभ्याम, और दूसरा करा है जीवनस्य अभिवृत्त्यानाम मौलिकनाम जीवन कौशलाम आकलन, और तीसरा करा है कि छात्राणाम क्रियाकलाप आवश्यकता विश्लेषण, और चौथा करा है कि भाषिक नैपुण्याकलन सहानुभूति। तो राइट आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग बता दीजिएगा। पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा। 20वें का उत्तर सभी लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। और अब जानते हैं जो भाई बहन हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या करिए, परमा एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ क्या करिए, लाइक और शेयर जरूर करिए। और जिनको व्हाट्सएप नंबर चाहिए यहाँ पे ले सकते हैं, अपनी कठिनाई को रख सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं, जिनका कल का उत्तर देख लेते हैं कितने लोगों का सही हुआ है। देखिए कल का उत्तर ये करा है निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो जो नहीं है यहाँ पे तीसरा हमारा नहीं होगा, हीलियम नहीं है। चलिए देख लेते हैं कितने लोगों का सही हुआ है। यहाँ पे देखिए आरती पांडे जी का यहाँ पे 16 का आया है तीसरा, जो कि राइट आंसर है। सजान मलिक का भी देखिए तीसरा आया है जो कि सही है। यहाँ पे कल्पना चीमा जी का आया है जो कि सही है। तीसरा इन्होंने बताया है कि यहाँ पे जो तीसरा है हमारा, यहाँ पे ये कहा गया है कि हीलियम जो है हमारा नहीं है। तो यहाँ पे देखिए आरती पांडे जी का भी आ गया है हीलियम, जो कि लिख दिया है इन्होंने। और 16 का सी रीता वर्मा जी ने बताया है। संदीप कुमार यहाँ पे देखिए ये रिया जी का है,
रिया जी की आईडी है, इन्होंने चेंज करके बनाया है, इनकी मोबाइल ख़राब हो गई है। तो यहाँ पे देखिए 16 का हमारा सी इन्होंने बताया है, और दिलीप कुमार जी का भी देखिए यहाँ पे 16 का सी सही आया है, और विमल यादव जी का भी 15 का बताया है, जबकि 16 का पूछा गया है। तो दिलीप कुमार जी का यहाँ पे सी आया है, वैष्णो जी का भी 16 का तीसरा आया है, और यहाँ पे दीपा सिंह का भी देखिए यहाँ पे आया है 16 का तीसरा, जो कि सही है। तो हीलियम। और राजू सिंह यादव को जी का भी देखिए दूसरा आया है, जो कि गलत है, हीलियम होना चाहिए। और कल्पना सिन्हा जी का 16 आया है, और यहाँ पे देखिए पूजा यादव जी का तीसरा आया है, और यहाँ पे देखिए अनिता वर्मन जी किसी को कहा है कि जोक हो रहा है। संदीप कुमार जी का टिक के साथ पढ़ाने के लिए कहा गया, तो टिक के साथ पढ़ाया जाएगा। और यहाँ पे देखिए सभी लोगों का यहाँ पे पूजा जी का फिर आया है, हीलियम होगा, जो कि सही है। विमल, अनिता जी का सभी लोगों का आया है। अब आगे बढ़ते हैं अपने। कल जो कमेंट में आया था कि आसम क्लास, यानी बहुत ही अच्छी क्लास थी, धन्यवाद आप लोगों को, कि आप लोगों के अनुसार ही तो बनाया जाता है। संस्कृत की क्लास चलाई जाएगी, देखिए संस्कृत क्लास चलाई गई है। अब हिंदी में चाहिए, पर्यावरण में चाहिए, क्या चाहिए आप लोग बता दीजिएगा, यात्रा पे चाहिए, कैसे चाहिए क्लास, आप लोगों को मिल जाएगा। राजवंती जी का भी देखिए आए हैं, वैष्णो जी का भी नाइस क्लास। और यहाँ पे देखिए पूजा जी का फर्स्ट लाइक हमने किया, आपने फर्स्ट लाइक किया था। और संदीप कुमार जी का देखिए आज तो सारे सही हुए, यानी इनका 16 का 16 सही हुआ है। और संदीप जी का भी देखिए 16 का यहाँ पे तीसरा, यानी रिया जी हैं ये, इनका 16 का तीसरा आया है। और आरती पांडे जी का 16 का तीसरा आया है। वैष्णो जी का भी 16 का तीसरा आया है, जो कि राइट आंसर है, हीलियम। और संस्कृत की क्लास चला दी जाए, संस्कृत की क्लास चला दी गई है, आप लोग नोट्स बना लीजिए। पूजा जी का भी यहाँ पे 16 का तीसरा आया है। यहाँ पे देखिए वेरी नाइस क्लास जी, थैंक यू दिलीप कुमार जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमेशा क्लास में क्या करते हैं, आप उत्तर भी देते जाते हैं लिख कर, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पे देखिए सुपर क्लास 16 का तीसरा सही था। आप यहाँ पे सरिता जी का आया है कि यहाँ पे देखिए मनीषा इंदुर खार, इनका भी आया है कि हीलियम होगा, जो कि राइट आंसर है। दिलीप कुमार जी का वेरी नाइस क्लास, थैंक यू। वंदना जी का यहाँ पे देखिए तीसरा आया है। और यहाँ पे देखिए विजय पांडे जी भी हमेशा करते हैं सर संस्कृत की पैडागोजी चला, देखिए पैडागोजी चली है, पैडागोजी के साथ प्रश्न भी रखा गया है, तो आप लोग देख लीजिएगा उसे, जिनका छूट गया है वो देख लें। और विनीता कुमारी जी थैंक यू, आप क्लास में लेट आते हैं तो टाइम पे आ जाया करिए। विनीता जी अमेजिंग क्लास जी, थैंक यू। और यहाँ पे देखिए विजय जी का 15 में 15 सही हुआ है, जबकि 16 प्रश्न था यहाँ पे, तो आपको उत्तर नीचे दिए गए हैं, देख लीजिएगा। आज के उत्तर 20 में का जरूर बताइएगा कि कौन सा सही होगा। और आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज की क्लास लंबी चली गई, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोगों को समझ में आ जाए, लंबी रहे चाहे छोटी रहे, आप लोगों को सीखने में आना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, गुड नाइट।